बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसको स्टडी करेंगे पहले लेक्चर में, और हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेसिकली हैं क्या। तो बेसिकली हम उसका इंट्रोडक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो हर तरह के मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि किसी प्लांट के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, किसी एनिमल्स के अंदर या किसी और भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम हम देते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी और इसके बाकी फंक्शंस को डिटेल से स्टडी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है जी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। हमारे पहले पेज पे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पहले पेज पे बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? तो हम कहते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों दो चीजें आप देखते हैं, एक केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करना और डिफरेंट तरह के केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का काम है। सो बायोकेमिस्ट्री में आप केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हो कि किस तरह के केमिकल कंपोनेंट्स हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और दूसरा हम ये देखते हैं कि वो केमिकल प्रोसेस कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। तो ये दो चीजें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करेंगे, ये कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमारे लिए क्यों जरूरी है? बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम कहते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी को स्टडी करना है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी को, उसके फंक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ में सॉरी, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब बच्चों उसके बाद इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे लास्ट पे इंपॉर्टेंस ऑफ जो है वो केमिकल्स का जिक्र है। लास्ट पे जो इस पेज के लास्ट पे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल्स का जिक्र है कि केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड्स क्यों जरूरी हैं। ठीक है, तो ये अगले पेज तक एक शॉर्ट सा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल्स। तो मैंने बहुत ब्रीफली यहां पे लिखा है कि केमिकल्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज ये है सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहा है, जो सर्वाइव करना चाहता है, तो ये डिपेंड करता है ऑन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे, इस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना चाहता है, तो वो कोई ना कोई तरह के केमिकल्स तो लेगा, कोई ना कोई तरह के केमिकल्स लेगा ताकि अपनी बॉडी के अंदर उनको यूज कर सके और एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करवा सके फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट से लेगा एंड यूज देम टू मेक केमिकल्स ऑफ इट्स लिविंग मैटर। वो बाहर से, एनवायरनमेंट के अंदर से डिफरेंट तरह के केमिकल्स को लेगा और उन केमिकल्स को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाएगा ताकि उसको बॉडी का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से एक कंपाउंड को लेता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसको आप कहते हो कार्बन C6H12O6 की एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है, ग्लूकोज लेता है, तो वो एनर्जी बनाएगा, बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने में हेल्प मिलेगी। इसी तरह से अगर एनवायरनमेंट अपने साइडों से कुछ चीजें लेकर अमाइनो एसिड बनाता है, तो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में और फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करते हैं। तो यहां तक हमने बेटा बात की है कि केमिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से डिफरेंट तरह के केमिकल्स को इनटेक करते हैं और उन केमिकल्स को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं, या तो उसका स्ट्रक्चरल रोल होता है या वो फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं ताकि उन केमिकल्स की वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकें। सो केमिकल्स की इंपॉर्टेंस हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पेज पे बेटा आप देखोगे तो फोर्थ फिफ्थ लाइन है, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म हम जानते हैं कि बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या है। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल कोलेक्टिवली दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तमाम तरह के केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो बच्चों ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह के मेटाबॉलिज्म है, एक को आप कहते हो कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। सेकंड वन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स।
तो ये बात बहुत गौर से समझ लें, मेटाबॉलिज्म का मतलब है तमाम तरह के केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। अगर वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उस रिएक्शन के नतीजे में, रिजल्ट में कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और उसके टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इस ब्रेकडाउन को, इस प्रोसेस को आप नाम देते हो कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, कैटाबॉलिज्म। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह एनाबॉलिज्म क्या होगा, जब वो बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, जो ब्रेकडाउन हुई है लार्जर मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, वो मॉलिक्यूल्स टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब वो दोबारा वो सिंपल मॉलिक्यूल दोबारा आपस में जुड़ेंगे और कोई ना कोई नई फॉर्म में कोई नया मॉलिक्यूल, कोई नया बॉडी का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहोगे, एनाबॉलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, यहां पे था ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल टूटे, कैटाबॉलिज्म, और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल रेस्पिरेशन, एनाबॉलिज्म की एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। तो बच्चों यहां तक हमने 3 पॉइंट्स बेसिकली क्लियर किए हैं अपने इंट्रोडक्टरी पॉइंट में, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। पहला है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, दूसरा है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, और तीसरा हमने बात की है मेटाबॉलिज्म की। ठीक हो गई जी। आगे हमारे पास अगर आप देखें तो पहले पेज पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन है ऑफ मैमेलियन सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स की क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो वो अभी डिस्कस करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड अ मैमेलियन सेल। ये पहले पेज पे हमारे पास एक परसेंटेज की सूरत में इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये बच्चों या तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है कि राइट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल, तो कंपैरिजन में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, या इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल, तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं, और बैक्टीरियल सेल में उनकी क्या परसेंटेज है, कितने परसेंट है वो केमिकल कंपोनेंट्स, और मैमेलियन सेल में वो कितने परसेंट है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है जी वाटर, केमिकल कंपोनेंट है वाटर। बैक्टीरियल सेल में 70% पानी होता है और मैमेलियन सेल में भी 70% ही होता है। इसी तरह प्रोटीन्स देखें, ये टोटल बॉडी वेट की बात हो रही है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो टोटल बॉडी वेट है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने परसेंट हो सकते हैं, तो केमिकल कंपोनेंट्स। तो प्रोटीन्स कितनी हैं, बैक्टीरियल सेल में 15%, मैमेलियन सेल में 18%। एमसीक्यूज इसमें बनते हैं, मैं फिर बता रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है बच्चों, बैक्टीरियल सेल में 3%, मैमेलियन सेल में 4%। लिपिड्स कितनी है, बैक्टीरियल सेल 2%, मैमेलियन सेल 3%। डीएनए कितना है 1%, 0.25%। आरएनए कितना है 6% और 1.1%। और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कितने, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे एंजाइम्स वगैरह, वो कितने हैं, बैक्टीरियल सेल में 2%, मैमेलियन सेल में भी 2%। और बाकी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं आयनिक फॉर्म में, जिंक, मोलिब्डेनम वगैरह, वो कितने हैं 1% बैक्टीरियल सेल में और 1% ही मैमेलियन सेल में। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक था, पॉइंट था कि भाई एक बैक्टीरियल सेल में और एक मैमेलियन सेल में बेसिकली जो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, उनमें जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो कितने परसेंट होते हैं। तो ये या तो एक पूरा टेबल लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, या बच्चों ये ज्यादा इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा आ जाता है। ओके जी, आज के लेक्चर में बेटा हमने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, जिसके अंदर बेसिकली हमने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात की, फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स की बात की, तीसरे नंबर पे हमने मेटाबॉलिज्म की बात की, और चौथे नंबर पे हमने टेबल को स्टडी किया कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल क्या है। तो बच्चों मेनली इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, या जिस तरह मैंने आपको बताया एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे फर्दर बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी बात अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू जी।